हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वीएनए की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नोटसेट की तैयारी कर रहे हैं। 5 से 8 क्वेश्चंस एमसीक्यूज इस सब्जेक्ट से आते हैं। छोटा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तसल्ली से, एक एक लेक्चर को बिना स्किप किए आराम से तसल्ली से पढ़ते जाएंगे, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं 5 से 8 क्वेश्चन, जो कि महाभारत होती है काफी बार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कि समझ में नहीं आते कि इनका आंसर क्या होता है। इवन ज्यादा हार्ड उन बच्चों के लिए जिन्होंने जीएनएम कर रखी है, ठीक है। तो वो बच्चे भी इस टॉपिक को समझेंगे। मेरे साथ में पढ़ते रहिए आसानी से। मैं एक एक पॉइंट को बहुत सारे एमसीक्यूज से सोल्व करवाने वाला हूं। जितने भी तरीके के एमसीक्यूज बनते हैं वो भी हम लोग साथ में सोल्व करेंगे, और साथ में थ्योरी तो पढ़ते चलेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करेंगे। हर क्लास में हम लोग 10-15 एमसीक्यूज कवर करते चलेंगे, और लास्ट में जो है रिसर्च कंप्लीट करने के बाद एक मेगा एमसीक्यू भी रखेंगे, जिसमें अप्रोक्स 80 से 90 एमसीक्यूज रखेंगे अपन, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी हो आप इसके आंसर को कर पाए डियर। तो अगर आप नोरसेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली नोरसेट की तैयारी कर रहे हैं, कई बार छोटे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे सीएचओ है, ईएसआईसी जो होता है, उनमें जनरली से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप स्पेशली कोई ईएसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। बट अगर आप नोटसेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप लोग को, जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको तसल्ली से ध्यान से बैठ करके देखिए, पढ़िए। भागते भागते पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा डियर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च, और आज का जो पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट, उसी से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं डियर। देखेंगे कौन से क्वेश्चन प्रीवियसली आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर पहला। उससे पहले आज की अपनी सक्सेस मंत्र है कि डू नॉट ड्रीम फॉर सक्सेस, वर्क फॉर इट। यस, सपने देखने से सक्सेस नहीं मिलेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई कोई इजी काम तो होता नहीं है डियर, यस और नो। तो जो काम इजी नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसी में एक सक्सेस का मंत्र छुपा रहता है। तो इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं डियर एक क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, रिसर्च की शुरुआत में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ईएसआईसी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द मोस्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू ऑब्टेन और एक्वायर नॉलेज इज। यस डियर, कभी कभी ईएसआई में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। मैंने ऐसा बोला कि आपसे कि ईएसआई में क्वेश्चन नहीं आते जनरली, कभी कभी आ जाते हैं डियर, बट मोस्टली नोटसेट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं डियर। तो द मोस्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू ऑब्टेन और एक्वायर नॉलेज इज, नॉलेज को प्राप्त करने का सबसे ऑब्जेक्टिव तरीका या ऑब्जेक्टिव अप्रोच कौन सी होती है डियर? यस और नो। तो क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है एक्सपीरियंस एंड स्किल से ज्यादा नॉलेज एक्वायर होगी, साइंटिफिक रिसर्च से, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है गलती करो और उससे सीखो, टेक्स्ट बुक किताबों से और जर्नल्स पढ़ करके। इनमें से कौन सा तरीका सबसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच है नॉलेज गेन करने का? तो यस डियर, चूंकि जो अपन पढ़ने वाले टॉपिक है आज का, अपना जो सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, तो याद रखिएगा साइंटिफिक रिसर्च जो होता है मोस्ट ऑब्जेक्टिव तरीका होता है किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने का। क्यों होता है? क्योंकि रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है। बाकी एक्सपीरियंस स्किल, एक्सपीरियंसेस में जितने सालों का एक्सपीरियंस होगा उसी से नॉलेज एक्वायर होंगे। और कभी भी कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, जितना वो पढ़ता है सीखता सीखता रहता है। यस और नो। ट्रायल एंड एरर, गलतियां करके सीखना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। पहले गलती करो फिर उससे सीखो। टेक्स्ट बुक और जर्नल्स में भी पर्याप्त नॉलेज नहीं होती जितना एक पर्सन रिसर्च करके एक्वायर कर सकता है डियर। तो अपना जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया आज अपन ने, वही उसी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा अपन ऑब्जेक्टिव तरीके से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं डियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी से रिलेटेड। यस डियर, मेथड्स ऑफ नॉलेज एक्वायर और लर्निंग, लर्निंग यानी नॉलेज प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके होते हैं डियर। तो इसमें बेसिक सा बात है, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिक सी चीजें हैं। 2 मेथड होते हैं इसके, दीज आर स्ट्रक्चर्ड मेथड, स्ट्रक्चर्ड मेथड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। यस डियर, तो क्या समझ में आया इसमें? स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है ऐसे मेथड जिसमें एक स्टेप बनाई गई हो, या सुनो एक प्रोसेस बनाई गई हो, उसे क्या कहते हैं अपन? स्ट्रक्चर्ड मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जिसमें कोई प्रोसेस नहीं है, जैसा आपने
कहीं से भी नॉलेज मिली वो गेदर कर लिया, वो क्या कहलाता है डियर? अनस्ट्रक्चर्ड मेथड कहलाता है। तो स्ट्रक्चर्ड मेथड में सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करके जो किया जाता है और प्लानिंग करके जो नॉलेज एक्वायर करी जाती है उसे तो रिसर्च कहते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड मेथड कौन सा होगा डियर? यस, याद रखिए, साइंटिफिक रिसर्च। सेकंड, रीजनिंग मेथड होता है ना, वो भी स्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर ही आता है डियर, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका बुक्स एंड जर्नल्स, ये भी क्या है डियर? स्ट्रक्चर्ड मेथड है। बुक्स में भी तो एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप, ऐसा तो नहीं है कि लास्ट में कंक्लूजन बताया गया हो, बीच में कुछ बताया गया हो। हमेशा जैसे आप एमएसएन की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन होगी, फिर सिम्टम्स होंगे, इटियोलॉजी होगी, पैथोफिजियोलॉजी होगी, इसी तरीके से तो होता है, स्ट्रक्चर्ड तरीका ही तो होता है। यस और नो? ऐसा तो नहीं कि उल्टा पुल्टा कहीं से भी नॉलेज आपने सीखा। यस और नो? तो ये चीजें कहलाती है स्ट्रक्चर्ड मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड कौन कौन से होते हैं डियर? ऐसे मेथड जैसे अपन ने अभी अभी पढ़ा, ट्रायल एंड एरर, गलतियां करो और उससे सीखो, ये अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है। आपको कोई चीज नहीं आती है, गलती करो, वो चीज गलत हो रही है, यस और नो, फिर उससे सीख जाओ आप लोग। यस और नो? एक कागज से एक फूल बनाना आपको, तो वो बनाने की कोशिश करो, गलती हुई उसको हटा दो, दोबारा कागज लो, तो गलतियां कर करके सीखना अनस्ट्रक्चर्ड तरीका। जबकि एक बुक में स्टेप्स लिखी हो कागज से फूल बनाने की, तो वो स्ट्रक्चर्ड तरीका हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? तो ऐसे ही ट्रायल एंड एरर इज अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। सेकंड बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मेथड और कौन कौन से हो सकते हैं? आपकी ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग जो है, यानी आप जब सीखते हैं आपके बचपन से लेके बुढ़ापे तक, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है। अब कभी भी कुछ चीजें सीखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से जो सीखा जाता है वो भी कैसा तरीका होता है डियर? अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है। तो ये अपने हो गए स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है? साइंटिफिक रिसर्च इज द बेस्ट मेथड टू एक्वायर नॉलेज। यस और नो? जो कि एक क्वेश्चन आया हुआ है ESIC 2019 में। चलिए आगे बात करते हैं डियर, कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, देन अपन आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चंस थ्योरी इस तरीके से अपन चलते जाएंगे। देखिए, हु इज द फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर कौन है? इज इट वर्जीनिया हेंडरसन, इज इट फैज अब्दुल्ला, इज इट फ्लोरेंस नाइटिंगेल और हिल्डेगार्ड पेप्ल्यू? तो ये कौन है? इसमें से किसने सबसे पहले नर्सिंग रिसर्च को डिस्कवर किया था डियर? तो इसका राइट आंसर क्या है? यस डियर, सबसे पहली जो नर्सिंग रिसर्चर थी वो कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे अपन लोग लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। सी इज द फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर। नर्सिंग, देखो रिसर्चर नहीं बोल रहा, रिसर्चर तो बहुत सारे हुए, लेकिन नर्सिंग फील्ड में पहली रिसर्च किसने करी थी डियर? किसने करी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सबसे पहले नर्सिंग फील्ड के अंदर रिसर्च की थी एनवायरमेंटल सैनिटेशन पे। किस पे की थी डियर? एनवायरमेंटल सैनिटेशन। अभी लिखेंगे अपन आगे एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यानी किसी पेशेंट की रिकवरी के लिए एनवायरमेंट का क्या रोल होता है वो बताया था किसने? फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर हु इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। यस और नो? सेकंड क्वेश्चन एक और देखते हैं डियर। यस, हु इज द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट, हु गिव्स द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी? पहली नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी? थ्योरियां बहुत सारी है, बट नर्सिंग फील्ड में सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी? तो सबसे पहली जो नर्सिंग की जनक थी, जिसे हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोलते हैं, अगेन इट इज द आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सबसे पहली नर्सिंग थ्योरी दी थी। अगेन, जिस टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है उसी पे बाद में थ्योरी भी दी जाती है डियर। याद रखिएगा, किसी भी थ्योरी को देने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? रिसर्च करना पड़ता है, उसे प्रूफ करना पड़ता है डियर। तो पहली जो नर्सिंग थ्योरी दी थी दैट इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन थियरी। इसी टॉपिक पे रिसर्च की थी, इसी टॉपिक पे इन्होंने क्या की? यस डियर, थ्योरी दी थी 1860 में। कब दिया था डियर? 1860 के अंदर, 1860 में
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी। नर्सिंग के फील्ड में सबसे पहली थ्योरी ये थी, एनवायरमेंटल सैनिटेशन थ्योरी। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डियर, याद रखिएगा। बट अब ये क्वेश्चन कॉमन हो चुका है, अब रिपीट नहीं होता है अक्सर, ठीक है। बट इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी किसने दी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। कौन सी थ्योरी दी, एनवायरमेंटल सैनिटेशन थ्योरी, कि एनवायरमेंट का इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या पड़ता है, पेशेंट की रिकवरी में क्या रोल है, इसके रिगार्डिंग ये थ्योरी दी थी। और कब दी थी डियर, 1860 में। यानी पहली नर्सिंग की थ्योरी कब दी गई थी, 1860 में सबसे पहली थ्योरी दी गई थी, जो किसने दी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है डियर। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी थोड़ी सी बातें हम लोग सीखेंगे आगे चल करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ये फोटो आपने काफी बार देखी होगी, कॉमन सी फोटो है, यस और नो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प, पायनियर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है इसे, फादर ऑफ नर्सिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहुत सारे अवार्ड्स इसके नाम से दिए जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अवार्ड दिए जाते हैं। इसके नाम से जो है एक नाइटिंगेल प्लेज भी होती है, शपथ। जब कोई पर्सन नर्सिंग फील्ड में आता है तो एक शपथ दिलाई जाती है उसे, उसे क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल प्लेज के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वही कुछ बेसिक्स अपन इसके बारे में देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बोर्न कब हुई और कहाँ हुई, ये क्वेश्चन आता है कई बार, यस डियर। तो कब हुई, 12 मई, यस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ डियर, 12 मई 1820 में। कब हुआ था, 12 मई 1820 में इसका जन्म हुआ था डियर। और कहां पे हुआ था, फ्लोरेंस सिटी, कोलंबिया, कोलंबिया विला, कोलंबिया विला, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस सिटी ऑफ इटली। इटली की फ्लोरेंस सिटी के अंदर कोलंबिया विला था, विलेज बोलते हैं अपने यहाँ पे, गांव बोला जाता है। तो कोलंबिया विला के अंदर फ्लोरेंस सिटी में सबसे पहले इसका जन्म हुआ था, 12 मई 1820 को इसका जन्म हुआ था। इसके बीच में इसने 90 सालों तक बहुत सारे काम करे। अंतली इनका जो लास्टली इनका डेथ हुआ था वो कब हुआ था डियर, याद रखिएगा, 13 अगस्त 1910। लगभग कितना हो गया डियर, 90 साल और कुछ महीने ये जिंदा रहे थे, जिसके बीच में बहुत सारे इन्होंने वर्क किए थे। वो वर्क आगे अपन लोग देखने वाले हैं। और ये जो है डाई हुई थी, वो कहां पर हुई थी डियर, याद रखिएगा, डाई हुई थी लंदन यूके, लंदन इंग्लैंड, जिसे हम लोग यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। यूके के अंदर इनकी डेथ हुई थी। और इन्होंने पैदा तो ये इटली में हुए थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे काम, स्कूल बनाया वहां पे लंदन में जाकर के, अपनी आगे की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट करी, स्कूल बनाया वहां पे, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल डेवलप किया, उसके बाद बहुत सारी बुक्स लिखी। वो सब काम कहाँ किया, इन्होंने लंदन में किया था। और इन्होंने लंदन की नागरिकता भी ले रखी थी। तो इनके पास में नेशनलिटी, नागरिकता कहाँ की थी डियर, ब्रिटिश, ब्रिटिश नागरिकता कही जाती है। जो लोग इंग्लैंड या यूके के रहने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, ब्रिटिश कहा जाता है। तो ब्रिटिश नेशनल, जैसे इंडिया के रहने वाले को क्या कहेंगे, इंडियन नेशनलिटी। ऐसे ब्रिटेन में रहने वाले को, यस, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर, ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ब्रिटिश नेशनलिटी इनकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अदर नेम्स क्या क्या थे डियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। तो अदर नेम्स की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ नर्सिंग या फिर मदर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है, मदर ऑफ नर्सिंग। सेकंड, इन्हें पायोनियर ऑफ नर्सिंग, पायोनियर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। पायोनियर का मतलब होता है किसने खोज करी नर्सिंग की, पायोनियर का मतलब खोज करता। तो नर्सिंग की खोजकर्ता कौन थी, नर्सिंग की दाता कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके अलावा इनको डियर, यस, लेडी विद द लैंप, लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार आपने पढ़ा होगा, यस और नो, आपने जीएनएम करी है या बीएससी करी है या कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग, तो भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लेडी विद द लैंप कहा जाता है, यस और नो। तो लेडी विद द लैंप क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक वॉर हुआ था, क्रीमियन वॉर हुआ था, 1853 से लेके 1856 के बीच में एक वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी, रसिया अगेंस्ट यूके, यस डियर। इन जो कंट्रीज थी, रशिया और यूके ग्रुप था, ठीक है। ओटोमन ग्रुप एम्पायर कहा जाता है उसे, ओटोमान एम्पायर कहा जाता था पहले, अभी वो नाम नहीं है रिसेंटली। तो इनके बीच में जो है युद्ध हुआ था। तो उस वार के अंदर
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने और 31 और साथियां थी इनके साथ में, 31 और नर्सिंग मतलब लेडीज थी साथ में, हेल्प कर रही थी इसकी। और इन्होंने जब युद्ध हो जाता था तो रात को जाकर के जो घायल होते थे उनकी मदद करती थी। इस वजह से रात में पहले लाइट तो हुआ नहीं करती थी, तो लैंप हुआ करती, तो इनके हाथों में क्या होती थी डियर, लैंप होती थी, इसलिए इसे लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं इसे लेडी विद द लैंप? यस डियर, 1853 से 1856, 1856, अगर एक एक वर्ड में क्वेश्चन आए तो 1854 आपको आंसर देना। तो एक वॉर हुई थी डियर, दैट इज क्रीमियन वॉर, क्रीमियन वॉर। यस डियर, ये क्रीमियन वॉर किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन रसिया, आज का जो रशिया दिखता है वैसा रशिया नहीं है, रशिया पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, यस और नो, सोवियत संघ उसे कहा जाता था। तो रशिया एंड यस डियर यूके, यूके ग्रुप होता था जिसको ओटोमन अंपायर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रही तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्रीमियन वार याद रखिए। तो क्रीमियन वार हुआ था, उसमें क्या किया था इन्होंने, केयर करी थी किनकी? वॉर इंजर्ड की, वॉर के जो इंजर्ड लोग हुए थे उनकी केयर करी थी, इसी वजह से इनको नाम दिया गया था डियर द टाइम्स। उस टाइम का एक न्यूज़पेपर आता था, द टाइम्स ने क्या कहा? यस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा? लेडी विथ द लैंप के नाम से उनको संबोधित किया था। सबसे पहले द टाइम्स ने इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से संबोधित किया, तब से इनका नाम ये हो गया लेडी विद द लैम्प। और नर्सिंग के फील्ड में इन्होंने सराहनीय कार्य किए थे, इस वजह इन्होंने पायनियर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। यस, जैसा कि अपन ने लिखा अभी, पायनियर ऑफ नर्सिंग एंड फादर या मदर ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब कुछ और पॉइंट इसके बारे में निकाल करके लाते हैं डियर। नेक्स्ट बात करते हैं, यस, कौन सी बुक्स लिखी, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक लिखी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थ्योरी कौन सी दी थी, रिसर्च किस पे करी थी? पहले दो क्वेश्चन अपन ने देखे, रिसर्च किस पे की? एनवायरमेंट सैनिटेशन या इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट सैनिटेशन ऑन द हेल्थ, यस और नो। थ्योरी क्या दी? एनवायरमेंट सैनिटेशन थ्योरी। सेकंड बात करते हैं बुक कौन से लिखी, तो बुक इन्होंने लिखी थी डियर, याद रखिएगा, बुक का नाम था इनका द नर्सिंग नोट, द नर्सिंग नोट, या फिर नोट ऑन नर्सिंग, ये बुक लिखी थी इन्होंने। यस डियर, याद रखिएगा, नोट ऑन नर्सिंग इन्होंने बुक लिखी थी। यस, 1859 में। कब लिखी थी डियर? 1859 के अंदर इन्होंने पहली नर्सिंग की बुक लिखी थी। यस डियर, इससे पहले कोई नर्सिंग की बुक नहीं होती थी। इस नर्सिंग की बुक को बाद में एज ए करिकुलम यूज किया था, जिन्होंने ये फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज खोला था, स्कूल खोला था, उसमें इसको यूज किया गया था डियर। तो पहली बुक इन्होंने लिखी थी 1859 के अंदर। 1860 में थ्योरी दी थी, याद रखना, ठीक है डियर। 1859 में द नर्सिंग नोट एंड नोट ऑफ नर्सिंग। इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक एक और बुक लिख डाली, जो बुक थी जो आपके डेली केयर होते हैं, रूटीन केयर जो होते हैं, रूटीन केयर के बारे में इन्होंने लिखी थी। डेली केयर जो होते हैं, तो एवरी डे, इसका नाम था एवरी डे सैनिटरी नॉलेज। यस, सैनिटरी का मतलब होता है डियर साफ सफाई। तो एवरी डे मतलब नित्य, डेली जो केयर करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए, कॉम करना चाहिए, नहाना चाहिए, ये सब जो केयर बताई थी सबसे पहले, ये सदियों से अपने कल्चर में पता है। बट सबसे पहले बुक के रूप में जो लिखा था वो कौन थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिन्होंने बुक लिखी थी द नर्सिंग नोट, और नोट ऑन नर्सिंग, या फिर नोट ऑन है डियर, ये ऑफ की जगह आपको क्या करना है? ऑन, नोट ऑन नर्सिंग। और दूसरी बुक लिखी थी एवरीडे सैनिटरी नॉलेज के नाम से इन्होंने लिखी थी। इसी का दूसरा नाम भी था द नॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसी बुक को किस नाम से जाना जाता था? द नॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से इसको जाना जाता था डियर। तो ये दो बुक्स लिखी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल में 1859 में डियर। उसके बाद इनको अवार्ड दिए गए थे इनके सराहनीय कार्यों के लिए, बुक्स के लिए, क्रीमियन वॉर के लिए इनको कुछ अवार्ड्स मिले थे डियर। दीज आर रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड,
क्रॉस अवार्ड दिया गया था 1883 में। यस, 1883 में इनको पहला अवार्ड दिया गया था, दैट इज रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया था। देन आफ्टर इनको और भी अवार्ड मिले थे 1904 के अंदर, 1907 के अंदर, बट क्वेश्चन यही पूछा जाता है डियर। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। द ऑर्डर ऑफ नर्सिंग, ऐसे करके और भी अवार्ड मिले थे, बट यही एक याद रखना आपको। द रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड कब दिया गया था? 1883 में दिया गया था। किस वर्क के लिए? नर्सिंग के अंदर बुक्स वगैरह, थ्योरीज वगैरह देने के उपलक्ष्य में इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है डियर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल जो था कौन सा था? तो पहली बात तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही डेवलप करवाया था। कहाँ करवाया, कौन सा करवाया, क्या नाम था, वही तो याद रखना है डियर। तो याद रखना 1860। देखिए बुक लिखी कब? भाई स्कूल शुरू करना तो बुक तो पहले लिखनी पड़ेगी। ये सुनो, बुक लिखी 1859 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, और बुक के बाद में इन्होंने पहला स्कूल खोला 60 के अंदर। थ्योरी भी 1960 के अंदर ही इन्होंने सबसे पहले दी थी। 1860, सॉरी 1900 गलत बोल रहा हूँ, 1860। तो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन्होंने खोला था कहाँ पे डियर? लंदन के अंदर। कहाँ खोला डियर? लंदन, यूके के अंदर इन्होंने सबसे पहले खोला था। कहाँ पे? सेंट थॉमस हॉस्पिटल। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल खोला इन्होंने कहाँ पे डियर? लंदन यूके में सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने सबसे पहले, एक हॉस्पिटल पहले से था, इस हॉस्पिटल में पहला नर्सिंग स्कूल इन्होंने डेवलप किया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है डियर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है, 5 स्टार, इसको नोट कर लीजिएगा। देन इस स्कूल को आजकल किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है किंग्स कॉलेज। यस, आजकल इसको किस नाम से जाना जाता है डियर? किंग्स कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता है। जब खोला था तब क्या नाम था? सेंट थॉमस हॉस्पिटल में इन्होंने फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ऑफ सेंट थॉमस हॉस्पिटल। देन आफ्टर इनको चेंज किया, फिर उसके बाद में बीएससी नर्सिंग आया, एमएससी नर्सिंग होने लग गया, पीएचडी होने लग गया, तो क्या नाम रख दिया? किंग्स कॉलेज के नाम से इसका नाम रखा गया डियर। तो आजकल किस नाम से जाना जाता है? दैट इज किंग्स कॉलेज, याद रखिएगा। 59 में बुक लिखी, 1860 में स्कूल डेवलप कर दिया, और 1860 में ही थ्योरी दी। 1860 में ही थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी डियर? चूंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट, पहली नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग के इतिहास में पहली थ्योरी किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही डेवलप करी थी। और थ्योरी कब दी जाती है? पहले रिसर्च करी जाती है, फिर थ्योरी दी जाती है। तो थ्योरी पहले इन्होंने रिसर्च किया, और उसके बाद में क्या दे दिया? थ्योरी। दोनों काम इन्होंने एक ही साल में कर दिए थे 1860 के अंदर। तो थ्योरी और रिसर्च दोनों एक ही टॉपिक थे, दैट इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन थियरी। यस डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली नर्सिंग थ्योरी दी थी इन्होंने 1860 के अंदर, दैट इज एनवायरमेंट सैनिटेशन थ्योरी। बुक कौन सी लिखी? 2 बुक लिखी थी, याद रखिएगा। दोनों बुक्स के नेम आपको याद रखने, नोट ऑन नर्सिंग एंड एवरीडे सैनिटेशन नॉलेज, या फिर द नॉलेज ऑफ नर्सिंग। रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड इनको दिया गया था सबसे पहले 1883 में इनके इन कामों के लिए। देन आफ्टर उनको 1904 में भी, 1907 में भी और भी अवार्ड दिए गए थे, बट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नाइटिंगेल प्लेज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कार्यों के लिए जब भी कोई पर्सन, यस यस, इट इज ओथ का मतलब होता है डियर शपथ। यस, नेता लोग लेते हैं ना शपथ चुनाव में जीतने के बाद में, मैं भारत के संविधान का अक्षुण्ण निर्वहन करूंगा, ऐसे ही ओथ ली जाती है। नाइटिंगेल प्लेज जिसे कहा जाता है। आप लोगों ने भी नर्सिंग करा है, या फिर आप कर रहे हैं अभी, तो आपने भी जब फर्स्ट ईयर में थे तो उस टाइम पे आपने ये नाइटिंगेल ओथ लिया था डियर। तो नाइटिंगेल ओथ जो है, इट इज ओथ टेकन व्हेन अ पर्सन yes starts nursing profession। स्टार्ट लिख दो या एंटर लिख दो, एंटर्स नर्सिंग प्रोफेशन। जब एक न्यू पर्सन नर्सिंग प्रोफेशन स्टार्ट करता है, उसमें एंटर करता है, तो वो ये ओथ लिया जाता है। और ये ओथ कब ली जाती है डियर? 12 मई को लिया जाता है। और
12 मई के दिन क्या बनाया जाता है डियर? नर्सेस डे के नाम से अपन इसको सेलिब्रेट करते हैं, ऑलरेडी पता है, जो कि बर्थडे होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो यस डियर, याद रखिएगा 12 मई को नर्सेस डे, नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल जो है, इट इज हाईएस्ट, यस याद रखिएगा, इट इज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड होता है द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, या फिर मेडल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हाईएस्ट अवार्ड होता है नर्सिंग के फील्ड के अंदर, याद रखिएगा डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यस तो ये क्वेश्चन अपन ने देखा था सबसे पहले, हु गिव्स द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी। तो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी, फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च किसने करी डियर? नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक्स चल रहा है डियर। तो पहली नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ऑलरेडी अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे थ्योरी क्या होती है। यस डियर, व्हाट इज थियरी? तो पहले किसी भी थ्योरी को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई रिसर्च करी जाती है, देन आफ्टर थ्योरी का फॉर्मुलेशन होता है। थ्योरी का मतलब होता है रिटन वर्क जो होता है डियर, रिटन कॉन्सेप्ट्स को लिख लिया जाए और उनको यूनिवर्सली अप्लाई कर दिया जाए, दीज आर नोन एज थियरी। ठीक है डियर, तो थियरी क्या होती है, पढ़ते हैं आगे अपन। व्हाट इज थियरी? तो थियरी इज, यस, थियरी इज सेट ऑफ, यस ये रिटन होंगे हमेशा, कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। कोई भी स्टेटमेंट या कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं आफ्टर रिसर्च, दैट डेवलप्स आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च। यस, बिना रिसर्च के थ्योरी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। हमेशा थ्योरी किसके बाद आएगी? पहले रिसर्च करिए, उस रिलेशनशिप को प्रूफ करिए, देन आफ्टर उसके आप कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट्स दीजिए कि ये बातें ऐसा होता है। जैसे अपन को पता है कि भी एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, एक अच्छा, जैसे अपन बात करते हैं बेड सोर, फाउंडेशन का एक छोटा सा टॉपिक है कि एक पर्सन जो लॉन्ग टाइम पे एक ही साइड में पोस्चर में लेटा रहता है तो उसको बेड सोर हो जाते हैं, डिक्यूबिटस अल्सर हो जाते हैं। तो अब इसको थ्योरी से कैसे प्रूफ किया जाए कि उस पर्सन को हर 2 घंटे में उसकी बॉडी पोजीशन चेंज करो, बिस्तर को गीला मत होने दो, जो उसका बेड होता है उसमें रिंकल्स नहीं आने दो, साफ सफाई रखो, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे कि नहीं होंगे, ये अपन जानते हैं। बट इसको पहले प्रूफ किया गया था, तो वो प्रूफ करने के लिए रिसर्च करी गई, रिसर्च को फिर थ्योरीज के फॉर्म में दिया गया, तो वो कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट्स ही क्या कहलाते हैं डियर? थ्योरी कहलाते हैं। और थ्योरी ऑलवेज डेवलप आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च। एंड थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, यस, theories are always testable। थ्योरीज को हमेशा आप दोबारा भी टेस्ट करेंगे ना तो वो ऑलवेज अपनी बातों पे क्या होगी डियर? खरी उतरेगी। यस और नो? क्योंकि थ्योरी पहले रिसर्च बेस्ड है और रिसर्च कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो रिसर्च करने के बाद थ्योरी दी गई और उसको दोबारा से आप टेस्ट करोगे तो भी तो थ्योरी ऑलवेज क्या होगी डियर? सही ही साबित होगी। इसका मतलब थ्योरीज आर ऑलवेज टेस्टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थ्योरीज किसके बाद होती है डियर? साइंटिफिक रिसर्च के बाद देते हैं और किसी न किसी फैक्ट या फिनोमिना का रिलेशनशिप बताती है। तो लास्ट बात याद रखना है, थ्योरी एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट इवेंट और फिनोमिना। किसी भी फिनोमिना या फिर किसी भी इवेंट जो कि 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, उनका एक्सप्लेनेशन, उनको एक्सप्लेन करना ही तो क्या होता है डियर? थ्योरी होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं, एक चीज में बार बार ये एग्जांपल आपको दूंगा कि ज्यादा कैलोरी इनटेक करेंगे तो मोटापा होता है, ये हमें पता है। बट इसको प्रूफ किया गया है किसके द्वारा? रिसर्चेज के द्वारा प्रूव किया गया है कि एक ग्रुप था जो ज्यादा कैलोरी ले रहा था, एक ग्रुप था नॉर्मल कैलोरी ले रहा था, एक बैलेंस डाइट ले रहा था। तो देखा गया किस में मोटापा सबसे ज्यादा होता है, तो देखा गया कि जो पर्सन ज्यादा कैलोरी इनटेक कर रहा था, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कर रहा था, उनमें मोटापा ज्यादा होता है, सीएडी ज्यादा होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज्यादा होती है। तो ये थ्योरी बेसिस है डियर। यस और नो? तो 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है कि कैलोरी इनटेक एंड ओबेसिटी, या कैलोरी इनटेक एंड
कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो किसी भी इवेंट या फिनोमिना जो दो रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, उस रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करना और उसके बारे में एक्सप्लेन करना ही तो क्या होता है डियर, थियरी होता है। इनको एक्सप्लेन करते हुए आप कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट लिख दो, वही क्या कहलाते हैं, थ्योरी कहलाते हैं। इसका मतलब ऑलवेज रिसर्च करी जाए, उसको उसके मुख्य मुख्य बातों को निकाल करके कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट्स बना दिए जाए, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं डियर, थियरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो, 50 ओवर का क्रिकेट मैच होता है। अब उस क्रिकेट मैच में अपन बात करें, मुख्य मुख्य जो चीजें होती है हाईलाइट्स में दिखाई जाती है, या फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि किसी ने, विराट कोहली ने या किसी भी ने भी, जो भी आपका फेवरेट खिलाड़ी है, ठीक है, उस खिलाड़ी ने क्या किया है, शतक लगाया है। ठीक है, अगर आप सचिन के जमाने के हैं तो आप सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं, या कोई भी खिलाड़ी ने जो किया है उसके बारे में बस शॉर्ट में आता है, दैट इज कॉन्सेप्ट्स। समझे? ऐसे कोई रिसर्च किया गया, उसकी मुख्य बातों को निकाल लिया गया, दैट इज नोन एज थियरी। ओके डियर। और थ्योरीज के बारे में कितने पॉइंट याद रखने, 4 पॉइंट। पहला, थ्योरी क्या है, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट, डेवलप्स आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च, बिफोर नहीं आफ्टर, और दे आर ऑलवेज टेस्टेबल एंड थ्योरी एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट इवेंट एंड फिनोमिना। किसी इवेंट या फिनोमिना जो दो चीजों की रिलेशनशिप को समझा रहा है, उसको प्रिडिक्ट, उसके बारे में अनुमान लगाना और उसको एक्सप्लेन करना रिसर्च के द्वारा, वही चीज क्या कहलाती है डियर, थियरी कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने जैसा कि बताया, फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी कौन सी दी गई थी, दैट इज 1860 में, एनवायरमेंटल सैनिटेशन थ्योरी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं, और भी 10-12 थियरीज है जो हमें पढ़नी है और याद रखनी है डियर। कुछ कुछ की मैं तरीके बता दूंगा याद रखने के, उनके नाम याद रखने और कौन सी थ्योरी किसने दिया, इतना से याद रखना है डियर। ओके, तो वो लिस्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यस, फर्स्ट थ्योरी इन्होंने दी थी, दैट इज अभी अभी पढ़ा, एनवायरमेंट सैनिटेशन थियरी। यस और नो? फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी भी इन्होंने दी, फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च भी इन्होंने करी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अब कुछ और नाम पढ़ेंगे अपन, 10 से 12 नाम पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन को एक एक को याद रखना। सबसे पहला, हिल्डेगार्ड पेप्ल्यू ने कौन सी थ्योरी दी? तो देखिए, छोटी छोटी ट्रिक बनाना है, याद रखना है, और इन छोटी छोटी ट्रिक से ही ये आपको याद हो जाएंगे डियर। तो देखिए, हिल्डेगार्ड पेप्ल्यू, तो पेप्ल्यू में स्टार्ट होता है पी से, और एक वर्ड होता है आईपीआर, आपने पढ़ा होगा। आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशन थियरी। तो हिल्डेगार्ड पेप्ल्यू ने कौन सी थ्योरी दी थी डियर? इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी दी थी, रिलेशन थ्योरी। यस और नो? जिसे अपन लोग साइकोडायनेमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं डियर? साइकोडायनेमिक थ्योरी। नेक्स्ट आता है आपका, वर्जीनिया हेंडरसन ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो वर्जीनिया हेंडरसन ने थ्योरी दी थी डियर 14 बेसिक नीड थ्योरी। एक पेशेंट जो होता है उसकी क्या क्या नीड्स होती है, तो 14 नीड बताई थी इन्होंने। अब वो कौन सी 14 नीड है, वो आपका हेडेक नहीं है, वो याद नहीं रखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, जहां से क्वेश्चन आता है वो पॉइंट अपन डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है डियर। बाकी जब आप एमएससी पीएचडी लेवल करते हैं तो उसमें ये सब थ्योरियां डिटेल से आपको पढ़नी रहती है। ठीक है, नर्सिंग में अगर आप पीएचडी या एमएससी करते हैं तभी आपको एक एक थ्योरी को डिटेल से पढ़ना होता है, क्योंकि वो उस करिकुलम में है। बट आपके कंपटीशन एग्जाम्स में इतना ही इससे रिलेटेड आता है, कौन सी थ्योरी किसने दिया था डियर। तो वर्जीनिया हेंडरसन ने कौन सी थ्योरी दी? 14 बेसिक नीड थ्योरी दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फे अब्दुल्ला ने कौन सी थ्योरी दी थी? यस डियर। तो अब्दुल्ला हमेशा परेशान रहता है, और उसकी कितनी परेशानियां? 21 परेशानियां होती है डियर। ठीक है, अब्दुल्ला की उम्र हो गई 21 साल, उसकी शादी नहीं हो रही है और वो परेशान है डियर। तो इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो कितनी प्रॉब्लम है डियर? 21 नर्सिंग प्रॉब्लम। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थियरी। अब्दुल्ला ने क्या किया? रिसर्च किया, और रिसर्च करके पाया कि नर्सिंग फील्ड में 21 प्रॉब्लम और भी होगी। अब्दुल्ला ने फाइंड करी 21 प्रॉब्लम, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी रिटन फॉर्म में कि नर्सिंग फील्ड में 21 प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व किया जाना चाहिए। दीज आर 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी गिवन बाय फे
अब्दुल्ला। ठीक है डियर, तो कैसे याद रखोगे? अब्दुल्ला की उम्र हो गई 21 साल और उसकी अभी शादी नहीं हो रही तो वो परेशान है, तो फे अब्दुल्ला 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी। ओके, तो ये अपने याद करिए, अभी चार, दो चार बार इनको पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएंगे, कोई इसके अंदर महाभारत नहीं है, अपन को एक एक करके याद होते जाएंगे डियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जीन ऑर्लैंडो ने कौन सी थ्योरी दी थी डियर? तो आपने नर्सिंग फाउंडेशन में एक वर्ड पढ़ा होगा, नर्सिंग प्रोसेस, यस और नो? तो याद रखना, जीन ऑर्लैंडो ने थ्योरी दी थी नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, जीन ऑर्लैंडो की थ्योरी होती है डियर, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी। जबकि वर्ड नर्सिंग प्रोसेस है वो किसने दिया था? लाइडिया हॉल ने दिया था। तो याद रखिएगा, टर्म नर्सिंग प्रोसेस, टर्म नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस वर्ड, नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं ना आप लोग, असेसमेंट, गोल एंड प्लानिंग, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, ये स्टेप्स होते हैं ना नर्सिंग प्रोसेस की। तो नर्सिंग प्रोसेस वर्ड सबसे पहले किसने दिया था डियर? यस, किसने दिया था? लाइडिया हॉल ने, लाइडिया हॉल ने सबसे पहले ये वर्ड दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि नर्सिंग प्रोसेस की थ्योरी किसने दी थी? जीन ऑर्लैंडो ने सबसे पहले ये थ्योरी दिया था डियर। ओके डियर, नेक्स्ट आता है डोरोटी जॉनसन। तो डोरोटी जॉनसन, देखिए नाम में है इसका डीजे, डीजे, और डीजे एक सिस्टम होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है ना, तो आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है, छोटी सी ट्रिक है, डीजे सिस्टम। तो डी फॉर डोरोटी, जे फॉर जॉनसन। तो डोरोटी जॉनसन ने जो थ्योरी दी थी दैट इज सिस्टम मॉडल थ्योरी। कौन सी डियर? सिस्टम मॉडल थ्योरी, सिस्टम मॉडल थ्योरी किसने दी थी? डोरोटी जॉनसन ने सिस्टम मॉडल थ्योरी डेवलप किया था। अगला, मार्था रोजर ने कौन सी डियर दी थी थ्योरी? तो एक गाना सुना होगा आपने सलमान खान का, मारिया मारिया करके, यस और नो? तो मारिया मारिया गाने में सलमान खान था, और सलमान खान का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम होता है बीइंग ह्यूमन, यस और नो? तो उल्टा कर दो इसका, ह्यूमन बीइंग थ्योरी किसने दी थी? मार्था रोजर ने ह्यूमन बीइंग थ्योरी दिया था देर। तो इसकी थ्योरी का नाम था, पूरा नाम था यूनिटरी, यूनिटरी ह्यूमन बीइंग थ्योरी, यस, बीइंग ह्यूमन को उल्टा कर दो, ह्यूमन बीइंग थ्योरी, यस डियर। वो किसने दी थी? मार्था रोजर ने थ्योरी सबसे पहले दी थी। देन आफ्टर बात करते हैं डोरिटा ओरम। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, डू सेल्फ केयर, डू का मतलब करना, सेल्फ केयर खुद की केयर खुद करो, दैट इज डू सेल्फ केयर। इंग्लिश में बोलते हैं ना अपन, खुद की मदद खुद करो। तो याद रखना, डी फॉर डोरिटा, ओ फॉर ओरम। डोरिटा ओरम ने जो थ्योरी दी थी दैट इज सेल्फ केयर थ्योरी, सेल्फ केयर थ्योरी, यस डियर। डोरिटा ओरम ने बताया कि जो पर्सन, जो पेशेंट रिकवरी करता है और वो अपनी केयर जब तक खुद से नहीं करने लग जाता तब तक उसे पेशेंट माना जाता है, यानी वो रिहेबिलिटेट नहीं हुआ। जब जब तक वो अपनी खुद की केयर खुद ना कर पाए, या सुनो, ट्रीटमेंट हो गया, जैसे बुखार हो गया, आपको बुखार, आपने पैरासीटामोल खाया, ट्रीट हो गए, लेकिन जब तक आप अपनी खुद की केयर नहीं कर पाते हो, अकॉर्डिंग टू डोरेटा ओरम, आप अभी स्वस्थ नहीं हुए हो। बुखार उतरना स्वस्थ की कैटेगरी में नहीं माना इन्होंने, इन्होंने बोला कि जब तक पर्सन सेल्फ केयर नहीं करने लग जाता है, दैट मीन वो अभी ठीक नहीं हुआ है। तो डोरिटा ओरम की थ्योरी थी सेल्फ केयर थ्योरी डियर, याद रखिएगा, डोरिटा ओरम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इमोजिन किंग की कौन सी थ्योरी थी? तो किंग क्या पहनता है डियर? क्राउन, क्राउन किसका होता है? गोल्ड का, यस और नो? और गोल्ड से गोल, गोल अटेनमेंट थ्योरी, अटेनमेंट थ्योरी किसने दी थी डियर? इमोजिन किंग ने गोल अटेनमेंट थ्योरी डेवलप करी थी, कि गोल को किस तरीके से अचीव किया जाए, नर्सिंग के फील्ड में पेशेंट केयर का गोल कैसे अचीव किया जाए, दैट इज गोल अटेनमेंट थ्योरी। किंग, किंग का क्राउन गोल्ड का, गोल से गोल्ड, गोल्ड से गोल, यानी गोल अटेनमेंट थ्योरी। छोटी छोटी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं ना, और कोई अच्छी ट्रिक बना सकते हो तो आप भी बना सकते हैं डियर, और मुझे भी सजेस्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट है सिस्टर कैलिस्टा रॉय। तो रॉय ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था RAM। क्या मॉडल दिया इन्होंने डियर? RAM। सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने एक मॉडल दिया था, कैलिस्टा रॉय जनरली बोलते हैं, सिस्टर कई बार इनको नहीं भी बोलते हैं। तो कैलिस्टा रॉय ने जो मॉडल दिया था RAM मॉडल, तो नाम में ही रॉय है डियर। तो रॉयज
इन्होंने नाम में डाल दिया रॉयज अडेप्टेशन मॉडल। रॉयज अडेप्टेशन मॉडल किसने दिया था? कैलिस्टा रॉय ने मॉडल दिया था। अडेप्टेशन का मतलब होता है चेंज होना अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू मौसम जो होता है ना, वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना, दैट इज अडेप्टेशन मॉडल डियर, याद रखिएगा, दैट इज रॉयज अडेप्टेशन मॉडल। देन लास्ट आता है लाइडिया हॉल। तो लाइडिया हॉल का नाम अभी अभी एक और आया था, इन्होंने एक टर्म दी थी जिसका नाम था नर्सिंग प्रोसेस, जो अभी अभी लिखा था अपन ने। लाइडिया हॉल ने क्या दी थी? टर्म नर्सिंग प्रोसेस, जबकि नर्सिंग प्रोसेस की थ्योरी किसने दी? जीन ऑरलैंडो ने ये दिया था डियर। तो लाइडिया हॉल ने जो थ्योरी दी थी दैट इज, देखिए हॉल का मतलब होता है एक बड़ा कमरा, और बड़े कमरे के सेंटर को क्या कहा जाता है डियर? कोर। यस और नो? तो ऐसे करके याद रखिएगा। तो इन्होंने थ्योरी दी थी कोर, केयर एंड क्योर। कोर, केयर एंड क्योर थ्योरी इन्होंने सबसे पहले दी थी। तो इन्होंने क्या बोला कि नर्सिंग के अंदर कोर कौन है? पेशेंट की आपको क्या करनी है? केयर, और उसको क्या करना है? ठीक करना है। ये थ्योरी इन्होंने दी थी। कोर, केयर एंड क्योर थ्योरी इज गिवन बाय लाइडिया हॉल। यस और लाइडिया हॉल का एक और नाम याद रखना है, इन्होंने टर्म दी थी क्या डियर? नर्सिंग प्रोसेस टर्म इन्होंने सबसे पहले दिया था। चलिए कुछ और दो तीन रह जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एम लेनिंजर ने जो थ्योरी दी थी दैट इज ट्रांस कल्चरल थियरी। ट्रांस कल्चरल थ्योरी किसने दी थी डियर? एम लेनिंजर ने ट्रांस कल्चरल थ्योरी डेवलप करी थी। और सबसे लास्ट आता डियर कौन? बेटी न्यूमान। न्यू मतलब नई। नहीं, देखिए बाकी सभी थ्योरी है वो पेशेंट और पेशेंट की केयर और जनरल नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड थे वो सभी टॉपिक, लेकिन बेटी न्यूमैन ने नया कॉन्सेप्ट लाया था, और वो नया कॉन्सेप्ट था साइकेट्रिक से। तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक थ्योरी क्वेश्चन किसने दी थी डियर? बेटी न्यूमैन ने दी थी डियर। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, अब साइकेट्रिक से रिलेटेड है, और साइकेट्रिक में सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो इन्होंने स्ट्रेस को दूर करने का तरीका बताया था उस थ्योरी के माध्यम से। तो दैट इज थ्योरी का नाम क्या डियर? स्ट्रेस रिडक्शन थियरी। स्ट्रेस रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय बेटी न्यूमैन। और इन्होंने स्ट्रेस रिडक्शन करने का तरीका बताया था कि पर्सन अगर कॉन्शियसनेस को एक्सपांड कर ले, यस और नो, सोचने समझने की क्षमता को अगर बढ़ा दे पर्सन, तो स्ट्रेस दूर हो जाता है। ये सुनो, अभी जैसे एक छोटी सी बात के लिए आपको आपके पिताजी डांट देते हैं, या आपका भाई डांट देता है, या कोई दोस्त है उससे लड़ाई हो जाता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो एक छोटी सोच होती है, उस छोटी सी बात पे अपन लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्शियसनेस लेवल एक्सपांड हो जाए, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया, उससे लड़ाई करने से क्या मतलब, छोटी छोटी बातों के लिए जो नहीं लड़े, कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करे, उससे क्या होगा डियर? स्ट्रेस में आप नहीं आएंगे। और स्ट्रेस में नहीं आने का तरीका बताया था बेटी न्यूमैन ने। तो इसने क्या बोला? बाय एक्सपांडिंग कॉन्शियसनेस। यस, कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करके स्ट्रेस को रिड्यूस करने की जो थ्योरी दी थी दैट इज गिवन बाय बेटी न्यूमैन। और स्ट्रेस में हर पर्सन का अलग लेवल होता है। यस और नो? बचपन में जब आप छोटे थे, आपकी चॉकलेट अगर किसी ने छीन ली, आपके छोटे भाई ने, बहन ने, या बड़े भाई बहन ने छीन ली, तो आप आपस में लड़ते थे, वही एक स्ट्रेस था। यस और नो? स्कूल में टीचर ने डांट दिया बचपन में, वही एक स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस का तरीका होता है, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल डेवलप हो जाता है, और आप उन चीजों के लिए अब नहीं लड़ते हैं डियर। तो जिस पर्सन का जितना कॉन्शियसनेस लेवल एक्सपांड होगा, उसका स्ट्रेस रिडक्शन का तरीका उतना ही बेहतरीन होता जाएगा डियर। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का तरीका होता है, आपको एक्सपांड करनी है आपकी कॉन्शियसनेस को। यस और नो? कई बार अपन जैसे कहीं पे कोई पर्सन बीजेपी को मानता है, कोई पर्सन कांग्रेस को मानता है, लेकिन अपन उस चीजों के लिए लड़ने लग जाते हैं कि नहीं ये ऐसा ऐसा। अरे भाई, सब जो होते हैं वो अपने मतलब के लिए काम करते हैं, आप आपस में क्यों लड़े? तो ये कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ानी पड़ेगी आपको, तभी तो आप लड़ेंगे नहीं। ये सुनो, तो स्ट्रेस रिडक्शन के तरीके होते हैं गिवन बाय बेटी न्यूमैन। तो ये बहुत सारी थ्योरियां थी डीडीएर, तो ये अपन ने आज पढ़ी। यस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनवायरनमेंट सैनिटेशन थ्योरी, हिल्डेगार्ड पेप्ल्यू की P4 पेप्ल्यू, P4 IPR, बीच में P आता है ना, तो इंटरपर्सनल थ्योरी।
हेंडरसन ने 14 बेसिक नीड दी, अब्दुल्ला की 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी थी। नेक्स्ट बात करें, ऑरलैंडो ने नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी दिया था डियर। नर्सिंग प्रोसेस वर्ड किसने दिया? लाइडिया हॉल ने। डोरेटी जॉनसन तो डीजे सिस्टम, तो सिस्टम मॉडल थ्योरी दिया था इन्होंने। मार्था रोजर तो मारिया मारिया सॉन्ग किसका था? सलमान खान का। और सलमान खान के ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था डियर? दैट इज बीइंग ह्यूमन, तो उल्टा कर लो, ह्यूमन बीइंग थ्योरी। यस। डोरिटा ओरम तो डू सेल्फ केयर, तो सेल्फ केयर थ्योरी किसने दी डियर? डोरिटा ओरम ने दी थी। या सुनो, याद हो जाएंगे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना, लिख के देख लीजिए एक बार। सारी थ्योरीज के नाम एक तरफ लिखिए, पढ़ लिया आपने लेक्चर देने के बाद में, थ्योरीज के नाम लिखिए, कौन सी थ्योरी दी ये मत लिखिए, बाद में खुद से सोच सोच के लिखिए कि इसने ये थ्योरी दी, इसने ये थ्योरी दी, सर ने क्या पढ़ाया, फिर एक आध भूल गए, फिर दोबारा से लिख लीजिए उसको देख करके, तो इस तरीके से याद हो जाते हैं डियर। इमोजिन किंग, किंग का क्राउन गोल्ड का, गोल्ड से गोल, तो गोल अटेनमेंट थ्योरी। कैलिस्टा रॉयर, नाम में ही आ रहा है RAM, रॉयज अडेप्टेशन मॉडल। लाइडिया हॉल ने एक टर्म दी थी नर्सिंग प्रोसेस, और हॉल एक बड़ा हॉल होता है, उसका एक सेंटर होता है कोर, जो कि पेशेंट होता है, तो कोर केयर एंड क्योर थ्योरी इन्होंने डेवलप करी थी। इसके अलावा एम लेनिजन ने ट्रांसकल्चरल थ्योरी दी थी, और बेटी न्यूमान ने स्ट्रेस स्ट्रेस रिडक्शन थ्योरी बाय एक्सपांडिंग कॉन्शियसनेस दिया था डियर। यस और नो? और इसके अलावा और भी थ्योरीज है, जैसे जीन वॉटसन करके एक साइंटिस्ट था, उस थ्योरिस्ट था, उसने थ्योरी दी थी, नर्सिंग केयर की थ्योरी दी थी, है ना, बहुत सारी थ्योरीज है, तो अपन देखेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट थी, जो पूछी जाती है, वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दिया है डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, ये एक डेफिनेशन लिखी है अपन ने। यस डियर, नर्सिंग इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी to the peaceful death that an individual would perform unaided if he had necessary strength, will or knowledge. आई थिंक अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग करे हुए स्टूडेंट हैं, तो मैंने आपकी यादें ताज़ा कर दी कि फर्स्ट ईयर में जब आपने नर्सिंग की पहली डेफिनेशन पढ़ी थी डियर, तो वो यही नर्सिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। कभी भी लिखवाया नहीं जाएगा आपसे कंपटीशन में कि पहली नर्सिंग की डेफिनेशन कौन सी थी, वो लिखिए। पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ये नर्सिंग की डेफिनेशन किसने दी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आता है डियर। तो ये याद रखिएगा, नर्सिंग इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल इन सिक और वेल्थ। पर्सन चाहे सिक है या सही है, पर्सन को असिस्ट करना ही नर्सिंग है। सही है पर्सन, वेल है, तो भी उसको असिस्ट करना है, दैट इज नर्सिंग। इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी, पर्सन की हेल्थ या रिकवरी करने में, पर्सन अगर उन कार्य को खुद से नहीं कर पाता है, अपनी स्ट्रेंथ से, सोच से या नॉलेज से नहीं कर पाता है, उन कार्यों में उसकी मदद करना ही क्या है डियर? नर्सिंग है। ये सबसे पहली नर्सिंग डेफिनेशन दी गई थी, बट किसने दी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। तो याद रखिएगा, इट इज गिवन बाय, यस, नर्सिंग डेफिनेशन गिवन बाय वर्जीनिया हेंडरसन। वर्जीनिया हेंडरसन ने ये थे जो है डेफिनेशन सबसे पहले दी थी डियर। और वर्जीनिया हेंडरसन की जो थ्योरी थी वो कौन सी थी डियर? 14 बेसिक नीड थ्योरी। तो वर्जीनिया हेंडरसन की 3 बातें आपको याद रखनी है, वो कौन कौन सी डियर? 3 बातें। यस, तो नाम लिख देता हूं यहाँ पे, वर्जीनिया हेंडरसन। तो वर्जीनिया हेंडरसन की 3 बातें याद रखनी है। पहला, थ्योरी। दूसरा, नर्सिंग की डेफिनेशन। कौन सी वाली? ये वाली डेफिनेशन। तीसरा चीज, यस, तीसरा बिब्लियोग्राफी, ग्राफी या रेफरेंस लिखने का तरीका, रेफरेंस लिखने का तरीका। तो थ्योरी तो कौन सी दी थी इन्होंने? 14 बेसिक नीड थ्योरी। नर्सिंग की डेफिनेशन कौन सी दी थी? सिक और वेल वाली, सिक और वेल वाली नर्सिंग की इन्होंने, जो यहाँ पे लिखी है, आप लोग लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ी है। पढ़ी आपने, अगर बीएससी नर्सिंग किया तो आपने पढ़ी है, जीएनएम किया तो हो सकता है हिंदी में रही होगी, बट यही रही होगी डियर, ठीक है। तो ये नर्सिंग की डेफिनेशन सिक और वेल वाली इन्होंने दी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है डियर? रेफरेंस क्या होती है? कोई भी स्टेटमेंट कोई थ्योरिस्ट देता है, तो इस स्टेटमेंट को कहाँ से उसने लिया है, कहाँ से उसने लिखा है, उसका रेफरेंस लिखना ही क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी कहलाता है या रेफरेंस कहलाता है। जैसे एक छोटी सी बात कहूँ कि आपको एक असाइनमेंट बनाना है सीपीआर के ऊपर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के ऊपर आपको सीपीआर बनाना है। अब बनाने के बाद में बोलूँगी इसकी बिब्लियोग्राफी लिखो, तो आप क्या करेंगे? किस बुक से आपने पढ़ा,
उसका नाम लिखेंगे, किस पेज नंबर पे लिखा, कौन सी बुक का कौन सा एडिशन था, कौन इसका राइटर था, वो सब चीजें लिखना, ताकि कोई पर्सन दोबारा इस टॉपिक को ढूंढे तो वो रेफरेंस को देखे कि हाँ भाई इस बुक से पढ़ा था, इस पेज नंबर से पढ़ा था, ये बुक ये एडिशन थी, थर्ड एडिशन थी, फोर्थ एडिशन थी, तो तुरंत उस पेज पे पहुंच जाएगा। दैट इज नोन एज बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। तो ये रेफरेंस लिखने का तरीका भी सबसे पहले किसने बताया था डियर? वर्जीनिया हेंडरसन ने ही बताया था, जिसे इन्होंने बोला था अननोटेटेड बिब्लियोग्राफी। अननोटेटेड बिब्लियोग्राफी के नाम से जाना जाता था डियर, उसका नाम रखा था इन्होंने अननोटेटेड बिब्लियोग्राफी। ओके डियर, तो ये तीन बातें याद रखनी है आपको वर्जीनिया हेंडरसन के रिगार्डिंग। ये डेफिनेशन भी किसने दी? वर्जीनिया हेंडरसन ने ही दी थी डियर। तो बहुत सारी बातें होगी जो आपको याद रखनी है, 2-3 बार इन चीजों को लिखिएगा, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिसर्च। रिसर्च क्या होता है डियर? तो रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दैट इज री एंड सर्च। डेफिनेशन भी आगे देखेंगे, दो चीजें यहाँ पे, री एंड सर्च। तो व्हाट इज री? री का मतलब होता है डियर वंस अगेन, वंस अगेन और फ्रेश। देखिए री का मतलब दोबारा से शुरू करना, तो हर चीज जब दोबारा से शुरू करी जाती है तो वो फ्रेश ही तो होती है। आप कोई भी चीज करते हैं दोबारा से करते हैं तो वो एक नई शुरुआत ही तो होती है, तो उसे फ्रेश या वंस अगेन के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी सर्च पॉइंट है उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज गैदर करना, दैट इज री, वंस अगेन। या फिर वो नई नॉलेज गैदर करना, और ज्यादा नॉलेज और नई नॉलेज गैदर करना ही क्या है डियर? या सर्च का मतलब होता है गैदर या डेवलप नॉलेज। ठीक है, अलग अलग बुक में कुछ कुछ लिखा होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है इससे रिलेटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी खोजी चीज के बारे में और ज्यादा नॉलेज, या फिर किसी नई चीज के बारे में नॉलेज डेवलप करना ही क्या है डियर? रिसर्च कहलाता है। और रिसर्च की डेफिनेशन अपन लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च क्या है डियर? किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम, यस, प्रॉब्लम का आंसर, किसी भी प्रॉब्लम का आंसर, या फिर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यस, जैसे मैंने बोला कि स्मोकिंग का लंग कैंसर के साथ में कोई रिलेशनशिप है क्या? तो ये अपन ने एक क्वेश्चन ढूंढा, दैट इज प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आप प्रूफ करेंगे किसके द्वारा? रिसर्चेज के द्वारा, कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें इतना % इंसिडेंस है कैंसर का, लंग कैंसर का, जो नहीं करते हैं उनमें इतना % इंसिडेंस है। तो ये डेटा कलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो रिसर्च ही तो है, डेटा कलेक्ट करना। तो उसके सर्वे भी एक रिसर्च होता है डियर, यस और नो? तो उसके द्वारा आप बताएंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है या नहीं। वेरिएबल का मतलब होता है डियर कैरेक्टर, जैसे लंग कैंसर एंड स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड कैलोरी इनटेक, यस और नो, ये सब चीजें, कोलेस्ट्रॉल एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो ये रिलेशन ही तो है डियर। तो रिलेशन बताना, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, आंसर देना किस तरीके से, वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा तरीका अपनाया आपने इस सॉल्यूशन का आंसर देने के लिए? सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक, साइंटिफिक तरीके से, ऑर्डरली, स्टेप बाय स्टेप आपने बताया, क्रिटिक, कमियां और ताकत को महसूस करते हुए बताया। क्रिटिक का मतलब होता है कमियां और ताकत महसूस कराना। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के द्वारा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है डियर? रिसर्च कहलाता है। यानी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, ऑर्डर, एक स्टेप के बाद स्टेप, क्रिटिक का मतलब कमियां और स्ट्रेंथ दोनों का पता लगाते हुए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को फॉलो करते हुए अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता लगाया जाए तो उसे ही अपन क्या कहते हैं डियर? रिसर्च कहते हैं। और यही चीजें नर्सिंग फील्ड में करी जाए तो उसे क्या कह देंगे? नर्सिंग रिसर्च उसे कहा जाता है। तो डियर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन डियर, यस। तो इट इज सिस्टमैटिक, इट फॉर रिसर्च, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, इट इज सिस्टमिक, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, ऑर्डरली
orderly, critic, and problem solving approach. Problem solving approach to find answer or solution of a research question. Of a research क्वेश्चन। यस डियर, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना तो एक क्वेश्चन तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा डियर। यस और नो? जैसे 2020 ईयर में कोविड आया था, तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम थी कोविड का मैनेजमेंट, तो उस टाइम पे वैक्सीन बनी, तो वैक्सीन भी तो रिसर्च हुए तभी तो बनी। यस और नो? आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, तो ये चीजें होती थी उस टाइम पे 2020 के अंदर कि किस तरीके से वैक्सीन का डेवलप हुआ, बहुत सारी रिसर्चेज हुई तब जाकर के वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ था डियर। तो यस, किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ऑर्डरली, क्रिटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के द्वारा, अब इनके मतलब देखेंगे अपन, ये क्या क्रिटिक क्या लिख दिया मैंने, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या लिख दिया, इनके मतलब भी अपन समझने वाले। इट इज नोन एज रिसर्च। यस और नो डियर? और नर्सिंग रिसर्च क्या होती है? नर्सिंग रिसर्च क्या होती है? यस, जो भी अपन ने लिखा है प्रोसेस, यानी रिसर्च इन नर्सिंग फील्ड, या जो भी अपन ने लिखा है यहाँ पे, नर्सिंग रिसर्च इज सिस्टमिक, साइंटिफिक, ऑर्डरली, क्रिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू फाइंड द आंसर ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड। तो इसमें अपन शॉर्ट में लिख दिया रिसर्च। तो रिसर्च इन नर्सिंग फील्ड लाइक नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडवांसमेंट, यस, नर्सिंग प्रैक्टिस, यस, एंड क्लिनिकल फील्ड, इन सभी फील्ड में, यस डियर, और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी फील्ड के डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च करी जाए उसे क्या कहेंगे डियर? नर्सिंग रिसर्च कहा जाएगा। तो रिसर्च अगर नर्सिंग फील्ड में इन टॉपिक्स पे करी जाएगी तो उसे क्या कह देंगे अपन? नर्सिंग रिसर्च के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसर्च क्या होती है? रिसर्च एक सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ऑर्डरली, क्रिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। तो देखिए, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप छत पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि 10वीं सीढ़ी पे फिर 5वीं पे, ऐसा तो नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चढ़ते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक प्रोसेस। यस और नो? सेकंड, साइंटिफिक का मतलब होता है जिसके रिजल्ट साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं, जिसको बार बार भी अगर प्रूफ करना पड़े तो सेम रिजल्ट आते हैं, यानी रिजल्ट्स ऑलवेज वेरीफाइबल। आज वो रिसर्च किया, 10 दिन बाद करो, दूसरे ग्रुप पे करो, तो भी सिमिलर रिजल्ट वहां पे आने चाहिए। दैट इज नोन एज साइंटिफिक। ऑर्डरली मतलब एक के बाद एक। क्रिटिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हुए। ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं तो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है, उनका पता लगाते हुए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मतलब होता है, यस, 5-6 सॉल्यूशन फाइंड कर लो, एक बेस्ट तरीका कौन सा है उसको चूज करना ही क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहलाता है डियर। जैसे आपके सामने प्रॉब्लम है कि आपको कोई टास्क करनी है, अब उस टास्क को करने के लिए आपने 5-6 तरीके, 5-6 रास्ते सोचे, उनमें से बेस्ट रास्ता कौन सा होगा? दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यस और नो? चलिए आगे देखते हैं। यस, रिसर्च की नीड क्या होती है? यस, तो अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो वहां पे नीड पूछी जाती है, एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट अब सिंपली आपको पता होना चाहिए। यस डियर, डेवलप न्यू नॉलेज। रिसर्च की नीड पूछी है तो रिसर्च की नीड क्या है? नई नॉलेज डेवलप करने के लिए। रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज, पहले से नॉलेज है किसी फील्ड में, उसको और ज्यादा रिफाइन करना किसके द्वारा पॉसिबल है? रिसर्च के द्वारा ही पॉसिबल है। एक्सटेंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और ज्यादा नॉलेज को एक्सपांड करना। एक्सपेंशन नॉलेज का एक्सपेंशन करना। एनहांस नॉलेज,
नॉलेज को एनहांस करना मतलब इम्प्रूव करना, और क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, ये सभी क्या होते हैं डियर, नीड्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं नर्सिंग रिसर्च के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपली नॉलेज बढ़ाने के लिए अभी तो पढ़ा अपन ने, पहले से जो नॉलेज है उसको रिफाइन करना और नई नॉलेज गेदर करना ही तो रिसर्च का क्या डियर इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दो टर्म अपन ने देखी, दिस इज क्रिटिक, रिसर्च क्रिटिक किसे कहा जाता है? तो रिसर्च क्रिटिक क्या होता है डियर? रिसर्च करते टाइम पे यस वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाना। तो रिसर्च क्रिटिक क्या होती है? क्रिटिक क्या है डियर? यस फाइंड और अप्रेजल ऑफ यस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ यानी ताकत एंड वीकनेस यानी कमजोरियां, इनका अप्रेजल करना या इनको फाइंड करना ही क्या कहलाता है डियर? क्रिटिक कहलाता है। क्रिटिक का मतलब वैसे होता है आलोचना, वर्ड से यहाँ पे लिया जाता है। क्रिटिक्स बोलते हैं ना आलोचना करना। तो आलोचना करना, किस चीज की आलोचना करोगे? अगर किसी पर्सन में अच्छाइयाँ तो उसकी आलोचना करेंगे, बुराइयां तो उसकी आलोचना। अच्छाइयाँ है तो पॉजिटिव क्रिटिक होगा, और अच्छा बुराइयां है तो नेगेटिव क्रिटिक होगा, उसकी बुराई करी जाएगी। दिस इज नोन एज क्रिटिक। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का अप्रेजल करना, बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है डियर? रिसर्च क्रिटिक कहलाता। तो एक टर्म है, आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है? तो अभी अभी मैंने बताया, बहुत सारे, किसी भी प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशन जनरेट करो, एक बेस्ट सॉल्यूशन चूज करो, और वो बेस्ट तरीका आपको क्या करेगा? अच्छे तरीके से आपको रिसर्च सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करेगा डियर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन? आइडेंटिफाई या फिर डिफाइन प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया कि आपको रिसर्च किस पे करनी है। अब आप क्या करो? एनालाइज करो प्रॉब्लम को। यस और नो? प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, अब आप क्या करो? सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन डेवलप करो। तो क्या करो? डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन आपने डेवलप कर लिए। अब इनमें से क्या करो? इनको सबको क्या करो? एनालाइज सॉल्यूशन। अब इनको एनालाइज कर लिया, उसमें से आप क्या करो? एक सॉल्यूशन को चूज कर लो। यस और नो? चूज बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन जो आप सोचते हो उसको चूज कर लो, उसको क्या करो? इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट करने के बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्या करोगे? इवालुएट। जो भी आपने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया उसको क्या करो? इवालुएट करो कि क्या उससे आपके प्रॉब्लम का आंसर मिला या नहीं मिला तो दोबारा से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, दोबारा से, यही साइकिल आपका चलता रहेगा। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एक लाइन में अपन कहें तो क्या है? जनरेटिंग बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लीजिएगा, जनरेटिंग बेस्ट possible solution to a answer or to a research question is known as problem solving approach। तो problem solving approach बहुत सारे तरीके आपके पास में हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। यस और नो डियर? चलिए, जैसे कि आपको मान लीजिए कहीं पे डेस्टिनेशन जाना है, यस और नो, और अब आपके पास क्या क्या तरीके, आप वहां पे पैदल जा सकते हैं, हो सकता है कि वो पहाड़ी एरिया है ना, हो सकता है वो समतल है, तो आपने सोचा कि क्या पैदल जाया जा सकता है, क्या वहां पे साइकिल जा सकते हैं, क्या मोटरसाइकिल जाया जा सकता है, क्या कार जा सकती है? अब यहाँ सभी ऑप्शन अवेलेबल है, कार भी आपके पास में, मोटरसाइकिल भी है, और आपके पास हेलीकॉप्टर भी है। ठीक है डियर, मान लेते हैं हेलीकॉप्टर भी, आप बड़े नर्सिंग ऑफिसर बन गए और आपने हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया है। तो अब इतने सारे सॉल्यूशन है वहां पहुंचने के। तो अब आप देखेंगे कि कौन सा तरीका कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, यस और नो, सेफ भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपने एनालाइज करी यहाँ पे,
ऐसा ना, यहाँ पे तो आपने डेवलप किए पॉसिबल सॉल्यूशन, उनको एनालाइज किया। अब आपने सोचा कि यार हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो बहुत सारा खर्चा होगा, अपन क्या करते हैं कि वहां पे जाने के लिए तो कार ही इनफ है या साइकिल इनफ है, जो भी आप सोचते हैं उसको आपने चूज किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। अब आपने इवेलुएट किया कि क्या आप सही तरीके से वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, या हाथ पैर तुड़वा लिया आपने चढ़ने से पहले, तो प्रॉब्लम को आपने सॉल्यूशन दे दिया। और नहीं दिया तो दोबारा से इसको करिए, अब नेक्स्ट टाइम आप हेलीकॉप्टर से जाइए, यस और नो। तो ये बहुत सारे, यानी अल्टीमेटली अपन बोले कि जनरेटिंग बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहलाता है। एक टर्म है जिसके बारे में ये आपको पता होना चाहिए। साइकिल याद रखने के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो इसको याद नहीं रखें, बट आप नर्सिंग स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट आप 4th ईयर में, तो इसको पढ़िए क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो लिख सकते हैं ना, यस और नो। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी पढ़ा, ए केयरफुल अप्रेजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द रिसर्च स्टडी इज नोन एज। तो आज जो अपन ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है कि यस, अप्रेजल करना, यस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द रिसर्च स्टडी क्या कहलाएगा डियर, तो उसे क्या कहते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, इट इज नोन एज रिसर्च क्रिटिक। क्या कहा जाता है डियर, इसे रिसर्च क्रिटिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरीज आर, थ्योरीज क्या होती है, तो थ्योरी की डेफिनेशन में मैंने 4 पॉइंट बताए थे, यस और नो। थ्योरीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेटमेंट्स होते हैं। सेकंड, दे आर ऑलवेज टेस्टेबल होते हैं, थ्योरीज हमेशा रिसर्च के बाद डेवलप होती है, यस और नो। तो ये 4 चीज बेसिक पॉइंट याद रखिएगा। बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट, पहले से जो बेस्ड एग्जिस्टिंग फैक्ट है उन्हीं पे बेस्ड होती है, तो ये तो सही बात है, थ्योरी सही बात है, ओके ठीक है। तो थ्योरीज आर प्री एग्जिस्ट, क्या पहले से नॉलेज पे बेस्ड होती है ये, ठीक है, पहले से बेस्ड उस पे बेस्ड नहीं होती है, तो ये पॉइंट तो हो गया अपना गलत, ठीक है। दूसरा, पहले से नहीं होती है, जो रिसर्च करोगे उस पे बेस्ड होती है, और रिसर्च किस पे करते हैं, नई नॉलेज जनरेट करने के लिए। तो क्या पहले से नॉलेज उसकी थ्योरी बना दूं, नहीं भैया, पहले रिसर्च करो फिर उसके बाद में ये डेवलप करेंगे। अगला, फॉर्मुलेटेड आफ्टर रिसर्च, ये पॉइंट आपका क्या है डियर, सही है, हमेशा कब बनाई जाती है, रिसर्च के बाद में बनाए जाते हैं, तो ये आंसर आपका क्या हो गया, सही। अगला, नॉट टेस्टेबल, तो ये तो गलत है, थ्योरी तो हमेशा टेस्टेबल होती है, जैसा कि मैंने लिखा है। और डिराइव्ड फ्रॉम इश्यू इवेंट, गलत बात है, इश्यू इवेंट से नहीं, रिसर्च से डिराइव ये होती है डियर। तो इसकी डेफिनेशन देखी थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। तो टेस्टेबल तो होती है, तो थ्योरीज आर, यस डियर, यस। तो यहाँ पे गलत छप गया है गलती से, तो इसको क्या कर लीजिएगा, इट इज बी, यस। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है डियर, तो पहचानते हैं। इमोजिन किंग ने गोल अटेनमेंट थ्योरी दी थी, ये पेयर सही है भैया, ये इनकरेक्ट नहीं है। क्यों सही है, क्योंकि मैंने बताया किंग का क्राउन, क्राउन गोल्ड का, तो गोल्ड से गोल अटेनमेंट थ्योरी। अगला, बेटी न्यूमान, तो न्यूमान ने नई थ्योरी दी थी, मतलब साइकेट्रिक से रिलेटेड फर्स्ट नई थ्योरी दी थी, दैट इज स्ट्रेस रिडक्शन थ्योरी बाय एक्सपांडिंग नॉलेज। तो ये भी बात सही है, इनकरेक्ट पहचानना आपको। कैलिस्टा रॉय, RAM, रॉयज अडेप्टेशन मॉडल, तो अडेप्टेशन मॉडल किसने दी थी, कैलिस्टा रॉय, ये भी सही है डियर, यस और नो। एम लेनिंजर, लेनिंजर ने थ्योरी दी थी ट्रांस कल्चरल थ्योरी दी थी, यस डियर। तो ये पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ये बात तो गलत है लेकिन आंसर ये सही डियर। तो ट्रांस कल्चरल थ्योरी दी थी एम लेनिंजर ने। नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी किसने दी थी डियर, तो नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी दी थी जीन ऑरलैंडो ने। और नर्सिंग प्रोसेस वर्ड किसने दिया था डियर, लाइडिया हॉल ने दिया था नर्सिंग प्रोसेस वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी और मॉडल ऑफ हेल्थ प्रमोशन इज गिवन बाय, हेल्थ प्रमोशन की थ्योरी किसने दी थी। तो आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, ये सुनो, तो ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर के आया हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको 3 ऑप्शन पता होते हैं कि ये तो ये नहीं है, लेकिन ये इसका आंसर, तो उसका आंसर जो रह गया वो हो जाता है, यस और नो। तो इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई बार हमने पढ़े नहीं है बट 3 ऑप्शन आपको उनको पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं है, वो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए लाया। देखिए मार्था रोजर ने कौन सी दी थ्योरी दी, तो ये अपन को पता है, मार्था मारिया मारिया, सलमान खान, और सलमान खान का जो ऑर्गेनाइजेशन है बीइंग ह्यूमन, यस और नो, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन है, तो उसका उल्टा कर लो, तो इन्होंने थ्योरी दी थी यूनिटरी ह्यूमन बीइंग थ्योरी, ये आपको पता है, तो ये तो ऑप्शन ही आपका गलत हो गया। अगला, डोरी
ओरम, तो इसके लिए क्या ट्रिक बताइए, डू सेल्फ केयर, ये ट्रिक याद रखा आपने। तो डोरिटा ओरम ने कौन सी थ्योरी दी, सेल्फ केयर थ्योरी या मॉडल, थ्योरी को मॉडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लाइडिया हॉल, तो हॉल, हॉल के बीच में कोर होता है पेशेंट, तो कोर केयर एंड क्योर, कोर केयर एंड क्योर थ्योरी दी थी। तो ये तीन आपको जब पता चल गया तो राइट आंसर तो क्या होना है डियर, जो नहीं पता है दैट इज जे पेंडर ने जो थ्योरी दी थी हेल्थ प्रमोशन की थ्योरी। ऐसे बहुत सारी थ्योरियां डियर, सारी थ्योरीज पॉसिबल नहीं कि आप याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट थी 12-13 थ्योरीज मैंने आपको लिखा दिए हैं, वो याद कर लेंगे काफी है डियर। ऐसे करके और भी बहुत सारी, कम से कम 20 थ्योरियां और है, एक एक का नाम आप याद नहीं रख सकते हैं, तो इससे बेस्ट है कि जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उन्हीं पे आप फोकस करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं डियर। चलिए आगे बढ़ते, जरूरी नहीं थ्योरी पे ही, नर्सिंग में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 3 ऑप्शन आपको कंफर्म है कि ये तो नहीं है आंसर, तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा ना डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नर्सिंग प्रोसेस गिवन बाय, नर्सिंग प्रोसेस टर्म किसने दी थी डियर, तो नर्सिंग प्रोसेस टर्म दी थी लाइडिया हॉल ने, टर्म नर्सिंग प्रोसेस, यस और नो। जीन ऑर्लैंडो ने क्या दी थी डियर, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी दी थी जीन ऑर्लैंडो। वर्जीनिया हेंडरसन ने 14 बेसिक नीड थ्योरी दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एनवायरमेंटल सैनिटेशन थ्योरी दी थी, यस और नो। चलिए राइट आंसर इज ए। तो आज के लेक्चर में अपन ने कुछ बेसिक्स पढ़े नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड, ऐसे ही करके अपन लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, 10 12 15 20 लेक्चर जितने भी लगते हैं इसको अपन कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो रिसर्च आपके लिए आसान हो जाएगी, इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। बीच में से लेक्चर स्किप ना करें, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।